हेलो बच्चों। प्रकृति के सुकुमार कवि एवं छायावाद के स्तंभ सुमित्रा नंदन पंत जी के क्रम में हम आगे चलते हुए आज उनकी कविता के अगले काव्यांश का अध्ययन करेंगे। बच्चों, मैं शंकर देव शर्मा, प्रवक्ता हिंदी, आपके सामने संध्या के बाद कविता के अगले काव्यांश 9, 10, 11, 12 इनका व्याख्या, प्रसंग, विशेष प्रश्नोत्तर लेकर उपस्थित हूँ। तो बच्चों, सबसे पहले जो काव्यांश हम आज इनका अध्ययन करेंगे उनका वाचन करते हैं। कंप कंप उठते लौ के संग, कातर उर क्रंदन मूक निराशा, क्षीण ज्योति ने चुपके ज्यों, गोपन मन को दे दी हो भाषा, लीन हो गई बस क्षण में बस्ती, मिट्टी खपरे के घर आंगन, भूल गए लाला अपनी सुधी, भूल गया सब ब्याज मूलधन। तो बच्चों, इसके कुछ शब्दार्थ है। जैसे कातर, कातर होता है बच्चों भयभीत, उर हृदय, क्रंदन रोना, मूक मौन, गोपन छिपाना, सुधी ध्यान। इसके साथ अगला काव्यांश भी लेते हैं बच्चों। सकुची सी परचून किराने की ढेरी, लग रही तुस्तर इस नीरव प्रदोष में आकुल, उमड़ रहा अंतर जग बाहर, अनुभव करता लाला का मन, छोटी हस्ती का सस्तापन, जाग उठा उसमें मानव, और असफल जीवन का उत्पीड़न। तो बच्चों, इसकी शब्दार्थ इस काव्यांश के भी देखते हैं। सकुची छोटी सी, तुस्तर महत्वहीन घटिया, नीरव निशब्द शब्द रहित, प्रदोष संध्या, आकुल परेशान, उत्पीड़न अत्याचार शोषण। तो बच्चों चलते हैं आगे। प्रसंग हमारा इन पंक्तियों का जब हम परीक्षा में बच्चों करते हैं तो इसका जो प्रसंग हम सबसे पहले काव्यांश का लिखते हैं। प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक अंतरा भाग 1 में संकलित प्रकृति सुकुमार छायावादी कवि सुमित्रा नंदन पंत रचित उनके काव्य संग्रह ग्राम्या से कविता संध्या के बाद से अवतरित है। कविता में संध्या के समय होने वाले प्राकृतिक परिवर्तनों, ग्रामीण जीवन के दैनिक क्रियाकलापों के वर्णन के साथ साथ मानवता एवं संवेदनशीलता का भी संदेश कवि ने दिया है। कवि ने बनिए के माध्यम से एक ऐसी सामाजिक व्यवस्था की आवश्यकता पर बल दिया है जो शोषण मुक्त हो, जिसमें गरीबी ना हो एवं कर्म तथा गुणों के आधार पर साधनों एवं अर्थ का बंटवारा हो। तो ये जो हमारा प्रसंग है बच्चों, सभी काव्यांशों के लिए ये लागू रहेगा। अब आगे इसकी हम व्याख्या देखते हैं। पहले हम उच्चारण करते हैं। कंप कंप उठते लौ के संग, कातर उर क्रंदन मूक निराशा, क्षीण ज्योति ने चुपके ज्यों, गोपन मन को दे दी हो भाषा, लीन हो गई क्षण में बस्ती, मिट्टी खपरे के घर आंगन, भूल गए लाला अपनी सुधी, भूल गया सब ब्याज मूलधन। तो बच्चों, इन पंक्तियों में वो जो लाला है, जो सेठ है, छोटा सा दुकानदार है उस बस्ती का, वो बस जो अपनी दुकान में बैठा हुआ है, उसके आगे एक मिट्टी के तेल का जो लैंप ढिबरी जो है वो जल रही है, और वहां पर कोई ग्राहक नहीं है, ठंड का मौसम है, तो इस वजह से वहां पर खामोशी छाई हुई है। उस खामोश वातावरण में जो है कवि के मन के जो विपन्नता के जो गरीबी के जो भाव है, उसकी वो जो निराशा है वो वहां पर सामने उसके मन में उद्वेलित हो जाती है। और वो जो दीप की जो लौ है, उस लौ में जो है भूल जाता है और एक सपने में जो है खो जाता है। कंप कंप उठते
लौ के संग, यानी कि लैंप जल रहा है, उसकी लौ के संग जो है उसके विचार भी कांपने लग जाते हैं। कातर और क्रंदन मुक्त निराशा, जो मूक भाव है, निराशा है, क्रंदन उत्पीड़न है, वो सारे जो है उसके मन के भाव जो है, ऐसा लगता है क्षीण ज्योति ने चुपके ज्यों, यानी कि वो धीमी जल रही ज्योति ने उसको कोई भाषा दे दी हो, यानी कि वो अब सपने में वो सोच रहा है आगे, मतलब सपने में चल रहा है, तो ऐसा लगता है कि वो शांत वातावरण ने उसके मन को कोई भाषा दे दी हो, कोई बोल दे दियो हो, गोपन मन को दे दी हो भाषा। लीन हो गई क्षण में बस्ती, और जो बस्ती है अब संध्या के बाद जो है वो लीन हो गई है, यानी कि रात्रि का जो प्रहर शुरू हो गया है, काली अंधियारी रात जो शुरू हो गई है, तो मिट्टी खपरे के घर आंगन, और सारे जो मिट्टी खपरों से बने हुए घर है, आंगन है, सब जो है उसमें डूब चुके हैं। भूल गया लाला अपनी सुधि, और उसमें वो लाला जो है अपनी सुध भूल जाता है और सपने में खो जाता है, और भूल गया सब ब्याज मूलधन, और अपना जो धन है उधार दिया हुआ है उसके ऊपर जो ब्याज है वो सब कुछ सुधी भूल जाता है और सपने में खो करके। यहाँ पर इन पंक्तियों में देखते हैं बच्चों जो हमने लिखी है। कवि कहता है कि सर्दी की संध्या ढलने के बाद लाला दुकान में जल रही दीपक की लौ कांप रही, लाला की दुकान में जो दीप जल रहा है उसकी लौ कांप रही है, उस ज्योति उसकी ज्योति क्षीण होती जा रही है। कवि को ऐसा लग रहा है जैसे दीपक की मंद होती लौ ने मन के अंदर छिपे हुए भावों को भाषा दे दी हो। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि उस लौ के साथ बनिए के हृदय का व्याकुलता पूर्वक विलाप और मौन निराशा के भाव भी कंपित हो रहे हैं। कवि कहता है कि क्षण भर में वह बस्ती उसमें बने हुए मिट्टी के पके हुए कपड़ों से छाए हुए घर आंगन सभी उस दिए की लौ में डूब गए हैं। वह बनिया अपनी सुध बुध खो बैठा, और वह उधार दिए पैसे और ब्याज तक को भूल गया। कवि के कहने का यहाँ पर भाव यह है कि लाला ने जब अपनी आंतरिक पीड़ा का ध्यान किया तब शेष दुनिया से उसका ध्यान हट जाता है, हट गया। अगली इसमें बेटा, सकुची सी परचून किराने की ढेरी लग रही तुस्तर। अब उसके सामने बच्चों एक छोटी सी जो अनाज के ढेर है वो उसको जो है तुस्तर लग रही है, मतलब महत्वहीन लग रही है, क्योंकि उससे इस दुकान से उसका गुजारा नहीं हो रहा है, अपने परिवार का भरण पोषण नहीं हो रहा है। तो इस नीरव प्रदोष में आकुल, अब खामोश जो संध्या का समय है उसमें वो व्याकुल हो जाता है, इस बात को सोचकर अपने मन में लाकर जो है वो चिंतित हो जाता है, बेचैन हो जाता है, उमड़ रहा अंतर जगभार, और उसके अंतर की जो पीड़ा है, जो भाव है, वो बाहर आ जाते हैं। अनुभव करता लाला का मन, अब लाला का जो मन है, उसका जो हृदय है, क्या अनुभव करता है? छोटी हस्ती का सस्तापन। वो बोलता है कि मैं छोटा, यानी कि जो शहर में रहने वाला जो महाजन है, लाला है, वो उससे अपने आप को छोटापन जो है उसको महसूस करता है, उससे अपनी तुलना कर लेता है। जाग उठा उसमें मानव, और फिर उसके अंदर का जो भाव है, मानवता का जो भाव है, वो जाग उठता है, और असफल जीवन का उत्पीड़न, और उसके साथ ही उसकी जो निराशा है, उसका जो शोषण है, उसके बारे में वो सोचने लग जाता है कि मैं किस कारण से मैं असफल हूँ, मेरे अंदर ये निराशा क्यों है, आज तक जो मैं समृद्ध क्यों नहीं बन पाया। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, कवि कहता है कि सांझ ढलने के बाद जब बस्ती का दुकानदार बैठा दीपक की लौ को ध्यानपूर्वक देख रहा होता है, तब उसे किराने की सामने की छोटी सी ढेरी महत्वहीन, यानी कि घटिया लग रही है। उस समय सूर्यास्त हो चुका है और कहीं भी कोई आवाज नहीं हो रही है। ऐसे निशब्द वातावरण में, यानी कि कोई शब्द नहीं, वातावरण में आंतरिक संसार उमड़ कर बाहर आ रहा है, उसके अंदर की पीड़ा जो है बाहर आ रही है, दबी हुई भावनाएं जो उसकी प्रकट होने लगती है। वहां बनिया अपने छोटेपन के भाव को अनुभव करता है। उसके हृदय का मानव जो है वो मानव के उत्पीड़न, यानी कि शोषण की वेदना, शोषण का दुख, उसके अंतर का भाव जो जाग उठता है। साथ ही अपने जीवन में मिली असफलता की पीड़ा भी उसके मन पर छा जाती है। तब उसे महसूस होता है कि बड़े दुकानदारों के सामने, यानी कि शहरों के महाजनों के सामने वह एकदम छोटा है। उस समय वहां
से वो व्याकुल होता है और सोचता है कि उस जैसे छोटे लोगों के जीवन में जो असफलता मिलती है वह दूसरों के द्वारा उन्हें दबाए जाने का ही परिणाम होती है, यानी कि उनका शोषण करने का ही परिणाम होती है। तो बच्चों ये इसकी व्याख्या। अब आगे हम विशेष में चलते हैं। पहली जो हमारी पंक्तियां हैं, कंप कंप उठते लौ के संग की, इसकी पहली जो विशेषता है, इन पंक्तियों में बस्ती के दुकानदार की मनोदशा का मार्मिक चित्रण कवि के द्वारा हुआ है। भाषा में सजीवता, प्रभावमयता एवं तत्सम प्रधान शब्दावली है। कंप कंप में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। क्षीण ज्योति, यहाँ पर देखेंगे बच्चों पर पूरा इसका जो पंक्ति है उसको देखते हैं। क्षीण ज्योति ने चुपके ज्यों गोपन मन को दे दी हो भाषा। यहाँ पर चुपके ज्यों, यहाँ पर ज्यों शब्द आने से यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार है। दीपक की ज्योति का मानवीकरण किया गया है। बिंब विधान दर्शनीय है। बिंब विधान का मतलब है जब हम काव्यांश को पढ़ते हैं, उसकी व्याख्या पढ़ते हैं, तो हमारे मन मस्तिष्क में जो है वो लाला का जो दुकान में बैठा हुआ उसका एक प्रतिबिंब जो है हमारे मस्तिष्क में, हमारे मन में जो है अंकित हो जाता है। तो बच्चों अगले काव्यांश का देखते हैं। ये काव्यांश जो है, सकुची सी परचून किराने की ढेरी लग रही तुस्तर, इसका इन पंक्तियों में कवि ने दीनता और जीवन की असफलता को विफल जीवन के उत्पीड़न के रूप में चित्रित कर सामाजिक यथार्थ को उद्घाटित किया है। भाषा सरल, सजीवता, प्रभावमयता है। भाषा में जो है सरलता है, सजीवता है, प्रभावमयता है तथा तत्सम प्रधान शब्दावली है इन पंक्तियों में बच्चों। उत्पीड़न को जाग उठा कहने के कारण मानवीकरण अलंकार यहाँ पर प्रस्तुत हुआ है कवि के द्वारा। तो बच्चों अब आगे चलते हैं। आगे का काव्यांश है दैन्या दुख अपमान गलानी, चिर क्षुतित पिपासा मृत अभिलाषा, बिना आय की क्रांति बन रही उसके जीवन की परिभाषा। जड़ अनाज के ढेर सदृश ही वह दिन भर बैठा गद्दी पर, बात बात पर झूठ बोलता कौड़ी की स्पर्धा में मरमर। तो बच्चों इसके शब्दार्थ देख लेते हैं। दैन्य होता है दुख, चिर होता है दीर्घ देखिए लंबा समय, क्षुधित भूख भूखा, पिपासा प्यास, मृत मरा हुआ, अभिलाषा इच्छा, क्लांति थकावट, सदृश समान, स्पर्धा होड़। तो इसके साथ अगला काव्यांश भी आएगा बच्चों। अब यहाँ पर ये जो काव्यांश है कवि द्वारा प्रश्नात्मक रूप में लिया गया है। यहाँ पर प्रश्न है, वो जो लाला है वो अपने मन में ही प्रश्न करता है कवि के द्वारा, कवि के उसमें भाव में। फिर भी क्या कुटुंब पलता है, रहते स्वच्छ सुघर सब परिजन, बना पा रहा बे पक्का घर, मन में सुख है जुटता है धन, खिसक गई कंधों से कथड़ी, ठिठुर रहा अब सर्दी से तन, सोच रहा बस्ती का बनिया, घोर व्यवस्था का निज कारण। तो शब्दार्थ देख लेते हैं बच्चों इसके। कुटुंब, कुटुंब क्या होता है बच्चों? परिवार। सुघर होता है अच्छा, अच्छा घर। परिजन, परिवार के सदस्य। और कथड़ी, गुदड़ी, जो कंधे पर हम जो कपड़ा लेते हैं और ठंड से बचने के लिए हम जिसका उपयोग करते हैं बच्चों। तो इसमें प्रसंग, प्रसंग जो है वो पूर्ववत ही रहेगा, जैसे हमने पीछे उसका अध्ययन किया तो वही रहेगा। तो इसके बाद हम आगे व्याख्या में चलते हैं। पहला काव्यांश दैन्या दुख अपमान गलानी। अब वो जो बनिया है बच्चों, वो बनिया जो है वो ग्लानी में, वो जो है वो दैन्य दुख दरिद्र की ग्लानी में जो है, अपमान की ग्लानी में जो है वो खो जाता है। चिर क्षुति पिपासा अमृत अभिलाषा, उसकी जो चिर यानी कि लंबे समय से भूख प्यास और उसकी इच्छाएं भी जो है मर चुकी है, क्योंकि बिना आय की क्रांति बन रही उसके जीवन की परिभाषा। क्योंकि उसकी आमदनी इतनी नहीं है कि वो अपने परिवार का भरण पोषण कर सके, अपना गुजारा कर सके, इसलिए वो क्लांति जो है उसके मन की जो मतलब पीड़ा है वो उसके जीवन की जैसे परिभाषा बन गई हो। जड़ अनाज के ढेर सदृशी, अब वह जिस जिस प्रकार उसके सामने अनाज की जो ढेरी पड़ी है वो स्थिर है, वैसे ही वो भी सोचने लगता है और वो उस सोच में जो है वो उसके समान हो जाता है, उसकी वो भी स्थिर हो जाता है। वह दिन भर बैठा गद्दी पर, और गद्दी पर बैठा हुआ सोचता है
बात बात पर झूठ बोलता है, अपना सामान बेचने के लिए लोगों से बात बात पर झूठ बोलता है। कौड़ी की स्पर्धा में मरमर, और एक एक पैसे के लिए झूठ बोलता है और मरता जाता है, और फिर भी उसका जो है गुजारा नहीं होता। कवि कहता है कि कस्बे की छोटी सी दुकान का लाला गरीबी, दुख, अपमान, खेद, दीर्घकालीन भूख प्यास, मरी हुई इच्छाएं, बिना आमदनी के आई शीतलता आदि, ये सब बातें ही उसके जीवन की जैसे परिभाषाएं बन गई है। कवि के कहने का भाव यह है, उस दुकानदार को अपने जीवन में इस सब परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वह सारा दिन अपनी गद्दी पर अनाज के ढेर के समान जड़वत ही बैठा रहता है, और बात बात पर झूठ बोलते हुए पैसा कमाने की होड़ में लगा रहता है। कहने का भाव यह है कि जिस प्रकार अनाज का ढेर एक ही स्थान पर स्थिर रहता है, वैसे वह लाला भी पैसा कमाकर आगे बढ़ने की इच्छा की पूर्ति के लिए बात बात पर झूठ बोलते हुए गद्दी पर बैठा रहता है। तो यहाँ पर उपमा अलंकार भी है, ढेर, अनाज के ढेर से लाला की तुलना की गई है। अगला काव्यांश देखते हैं बच्चों। अब वो मन में सोचता है कि वो घुल मिल गया है उस लौ में और सोच रहा है, वो सोच में डूबा हुआ है, फिर भी क्या कुटुंब पलता है। बोलता है वो झूठ बोलने से, वो एक एक पैसा कमाने के बाद भी फिर भी क्या उसके परिवार का पालन पोषण हो रहा है, भरण पोषण हो रहा है। रहते स्वच्छ सुघर सब परिजन, क्या उसके परिवार के जो सदस्य हैं, उसके बाद अच्छा घर है, उसके सारे जो सदस्य हैं परिवार के, क्या वो सुंदर वस्त्र धारण करते हैं, स्वच्छ रहते हैं। बना पा रहा है पक्का घर, क्या उसका जो घर है वो पक्का बन रहा है। मन में सुख, क्या उसके मन में सुख है, और वो जो धन वो जुटा रहा है उससे वो सुखी है। इस बात को सोचते सोचते खिसक गई कंधों से कथड़ी, और उसके कंधे से जो कपड़ा है, जो ओढ़नी जो है वो खिसक जाती है, और फटी हुई है वो ओढ़नी, वो नीचे खिसक जाती है, पड़ जाती है, ठिठुर रहा सर्दी में, और उसका जो मन है वो सर्दी से कांपने लगता है, वो ठिठुरने लगता है, सोच रहा बस्ती का बनिया। और ये सारी बातें जो वहाँ का बस्ती का जो लाला है, बनिया है, वो सोचते सोचते क्या सोचता है, घोर व्यवस्था के निज कारण, कि मेरी इस विपन्नता का, व्यवस्था का, दैन्य दुख गिलानी का जो है वो कारण क्या है, उसके बारे में वो सोचता है। इन पंक्तियों में कवि कहता है कि पैसा कमाने की होड़ में बार बार झूठ बोलने के बाद क्या वो अपने परिवार का भरण पोषण हो पाता है उसका। प्रश्न करता है कवि आगे, क्या उसके परिवार के सभी सदस्य साफ सुथरे सुडौल और सुंदर कपड़े पहनते हैं, उसका अच्छा घर बनता है, अपना पक्का घर बनता है। फिर प्रश्न करता है, क्या उसके मन में सुख है, संतोष है, क्या वह धन जोड़ पाता है। ऐसा सोचते उस जाड़े में, इस संध्या में, उसके कंधों से जो कपड़ा है, गुदड़ी जो है वो खिसक जाती है, और उसका जो शरीर है वो ठंड में ठिठुरने लगता है। यहाँ पर कवि कहना चाहता है कि लाला के पास इतना पैसा भी नहीं है कि वह कंबल खरीद सके। इस प्रकार पुराने कपड़े से बनी गुदड़ी के फट जाने पर भी उसे ठंड में ठिठुरना पड़ता है। और इस परिस्थिति में लाला सोच रहा है कि उसकी इस भारी व्यवस्था का, इस विपन्नता का आखिर कारण क्या है। तो बच्चों, ये इन काव्यांश की व्याख्या थी। अब इनके विशेष में हम चलेंगे। दैन्य दुख, अपमान, ग्लानि। इस काव्यांश में कवि ने छोटी दुकान वाले लाला के जीवन संघर्ष का यथार्थ एवं भावात्मक चित्रण किया है। दैन्य दुख, कौड़ी की में अनुप्रास अलंकार है, बात बात मरमर में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। जड़ अनाज, जड़ अनाज सदृश, गद्दी पर, यहाँ पर ऊपर देखेंगे, जड़ अनाज के ढेर सदृश ही, सदृश समान ही वह दिन भर गद्दी पर बैठा। यहाँ पर उपमा अलंकार है, सदृश मतलब समान, तुलना की गई है। अनाज के ढेर से जो लाला की तुलना है, इसलिए यहाँ पर उपमा अलंकार है बच्चों। भाषा सरल सहज प्रभावमयी है, तत्सम प्रधान शब्दावली है। अगली पंक्तियों का देखते हैं, फिर भी क्या कुटुंब पलता है इसमें। इन पंक्तियों में कवि ने बस्ती के लाला की आर्थिक विपन्नता का कारुणिक चित्रण किया है। पंक्तियों की भाषा सरल सहज प्रभावमयी एवं तत्सम प्रधान शब्दावली है। करुण रस की भावात्मक योजना हुई है। क्या कुटुंब, स्वच्छ सुघर, कंधों से कथड़ी, बस्ती का बनिया में अनुप्रास अलंकार की छटा है। तो बच्चों, ये कुछ काव्यांश। अब आगे चलते हैं। हमने प्रसंग व्याख्या विशेष की,
अब प्रश्न लेते हैं। निम्नलिखित पंक्तियों का काव्य सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। ये बच्चों, ये काव्यांश हमने पिछले अंक में भी किया है, लेकिन यहाँ प्रश्न में, अभ्यास प्रश्न में है ये काव्य सौंदर्य। हम इन पंक्तियों का देखेंगे। तट पर बगलों सी वृद्धाएं विधवाएं जप ध्यान में मगन, मंथर धारा में बहता जिनका दृश्य गति अंतर रोदन। तो यहाँ पर काव्य सौंदर्य में बच्चों हमारे पास दो चीजें होती है, भाव सौंदर्य और शिल्प सौंदर्य। तो पहले भाव सौंदर्य के बारे में देखेंगे। भाव सौंदर्य जो व्याख्या का जो सारांश होता है वो भाव सौंदर्य होता है बच्चों। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने बहुत ही सुंदर और मार्मिक रूप में प्रकृति का चित्रण किया है। कवि कहता है कि जिस तरह तट पर बगुले शिकार प्राप्त करने के उद्देश्य से मंथर धारा में, यानी कि गंगा की नदी की धीमी धारा में ध्यान मगन खड़े रहते हैं, ऐसे ही गांव की वृद्ध विधवा औरतें ध्यान करने के लिए जब ध्यान में मगन होते और नदी के किनारे खड़ी रहती है और अपने ध्यान में डूबी रहती है। उनके हृदय के दुख जो है वो नदी की धारा के समान, जैसे नदी की धारा बह रही है वैसे उनके अंतर का दुख जो है, हृदय का दुख है, रोदन जो है वो भी बह रहा है। उनका ये अंतर मन का जो दुख है वो, उसका भाव जो है बाहर दिखाई नहीं देता, वो अंदर ही अंदर जो है खामोश जो है वो रुदन करती रहती है। तो बच्चों ये भाव है इसका। अब चलते हैं शिल्प सौंदर्य। शिल्प सौंदर्य में कवि ने भाषा क्या है, कौन सा प्रयोग किया है, अलंकार क्या है, तो इस प्रकार हम देखते हैं। इस काव्यांश की प्रत्येक पंक्ति में काव्य का सौंदर्य अद्भुत जान पड़ता है। भाषा सरल सरल सहज एवं प्रभावमयी है। पहली पंक्ति में बगलों सी वृद्धाएं में उपमा अलंकार है। कवि ने तत्सम शब्दों का प्रयोग करके अपनी बात को बहुत सुंदर रूप से चित्रित किया है। वृद्धाएं विधवाएं में अनुप्रास अलंकार है। करुण रस की प्रधानता है। तो बच्चों ये हमारा आज का विषय था। ये यहाँ पर अब इसकी जो समाप्ति होती है, तो अब हम अगले अंक में एक नए विषय के साथ आपके सामने उपस्थित होंगे बच्चों। इसी के साथ धन्यवाद।